आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राय सिंह वर्मा आपके अपने चैनल विज्ञान का संसार पे आपका स्वागत करता हूं। और हम कर रहे थे कक्षा 9 का पाठ अणु, परमाणु एवं अणु। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, उस पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखिए उसमें जो हमारा परमाणु एवं अणु है, इस पाठ के अंदर हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए थे। वो टॉपिक क्या है, मैं एक थोड़ा सा रिवाइज थोड़ा सा कर देता हूं। देखिए उसमें हमने किया था कि परमाणु है क्या, अणु क्या है, परमाणु होता क्या है, पदार्थ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो हमारा क्या होता है, परमाणु है। परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं और वो सारी चीजें हमने की थी। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हमें कवर करने थे वो हमारे टॉपिक्स थे रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु अणु और उनके गुण धर्म, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। तो इसमें से हमने रासायनिक संयोजन के बारे में मैंने बताया था कि रासायनिक संयोजन है क्या, और उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो हम कर चुके थे। तो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रासायनिक संयोजन होता क्या है। देखिए संयोजन क्या है, संयोजन का मतलब संयोग यानी कि जुड़ाव, आपस में मेल। तो कोई भी चीज जुड़ेगी, किस आधार पर जुड़ेगी, कुछ तो नियम होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज किसी के भी साथ जाकर के जुड़ जाएगी, नहीं। देखिए हमारा भी अगर किसी से लगाव होता है, कोई पर्टिकुलर रीजन उस चीज का होता है, तो यहां भी क्या है, एक नियम है, उन नियमों के आधार पर ही आपसी जुड़ाव होता है। तो वो नियम क्या है, वो नियम कि नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच क्या होता है, दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो एक नियम अनुसार होती है कि उनके बीच अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो किस आधार पर होगी, वो इस चीज इसके अंदर है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम दो नियम थे हमारा, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। देखिए पहले हमने बताया था कि द्रव्यमान है क्या, संरक्षण है क्या। द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ का उसमें निहित पदार्थ की मात्रा क्या है, उसका द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान हम पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, उन अभिकारकों का जो भी टोटल है द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान ही अभिक्रिया होने के बाद जब नया उत्पाद बनेगा तो उस उत्पाद जो हमें मिलेगा उसके अंदर भी उनका द्रव्यमान बराबर होगा। जो दो अभिकारक मिल रहे हैं या दो से ज्यादा अभिकारक मिल रहे हैं, उन अभिकारकों का जो उत्पाद बन रहा है, उस उत्पाद यानी कि देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का क्या है, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर जो भाग लेने वाले होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो भाग लेने के बाद जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक मिलकर के उत्पाद बनाएंगे। जब अभिकारक मिलेंगे उनका जो द्रव्यमान था, टोटल दो या तीन अभिकारक जितने भी मिलते हैं, और जो उत्पाद हमें मिला है वो उत्पाद और अभिकारक दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा। अभिकारक अलग थे, उत्पाद अलग हो रहा है। क्या था इसके अंदर, देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल रही है और बन क्या रहा है, पानी बन रहा है हमारा, ठीक है। तो जितनी हाइड्रोजन हमने ली, इसका द्रव्यमान जितना था, और जितना ऑक्सीजन का द्रव्यमान था, हमें इस तरफ जो मिलेगा यानी कि पानी। देखिए ये दोनों गैस थी, दोनों गैस मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक तरल द्रव बन रहा है। और द्रव, अब यहां इनका जो द्रव्यमान था और इस द्रव का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और ये क्या है, ये है द्रव्यमान संरक्षण। कि कोई भी अभिकारक जब मिलकर के उत्पाद का निर्माण करता है तो अभिकारकों और उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा बराबर होता है, क्योंकि द्रव्यमान हम नहीं बदल सकते। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान उनका संरक्षित रहेगा। ये हमारा दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। एक अभी हमने बताया द्रव्यमान संरक्षण, कोई भी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, वो बदलता नहीं है। अब दूसरा हमारा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, देखिए कोई भी यौगिक, यौगिक क्या होता है वो हमने बताया था, तत्व क्या होते हैं वो हम बता चुके हैं। तो जब कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, देखिए दो तत्व जब मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बड़ा पदार्थ क्या हमारा तत्व कहलाता है। तो तत्व जब ये कहता है दो या दो से अधिक
तत्वों के मिलने से जब यौगिक का निर्माण होता है, इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर अनुपात होता है। स्थिर अनुपात का मतलब क्या है कि उन तत्वों के अंदर जो तत्व यानी कि किसी यौगिक का जब निर्माण हुआ है, उनके अंदर जो तत्व है उनका जो एक निश्चित अनुपात, तो अनुपात देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम करते हैं। हमने कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हमारा क्या कर रहे हैं, पानी का निर्माण कर रहे हैं। ये हुआ ना, हाइड्रोजन कितना है यहां देखो, ये अभी संतुलित समीकरण नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। ये एक अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या कर रहे हैं, पानी का निर्माण कर रहे हैं। अब यहां हाइड्रोजन के कितने परमाणु हमें लेने हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हमें लेने हैं, वो क्या है हमारा हाइड्रोजन। हमारे देखो यहां कितने हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके अंदर 2, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1, 2:1 का अनुपात हुआ ना इसके अंदर। तो इसका क्या है, स्थिर अनुपात होता है, चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। अब पानी चाहे कहीं भी बने या कहीं से भी लिया जाए, पहाड़ों से आप पानी ले लो, समुद्र का पानी, मैदानी इलाकों का पानी आप ले लो, पानी के अंदर जो मात्रा है वो क्या होगी, हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक अनुपात स्थिर अनुपात होगा। तो ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम होता है। देखिए किसी भी चीज को, मान लो अगर हम यहाँ 4 हाइड्रोजन लेते हैं और सिर्फ एक ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या पानी का निर्माण हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा, इसका कारण यही है कि स्थिर अनुपात होना चाहिए इनका। तो स्थिर अनुपात होगा तभी वो उत्पाद हमारा बन पाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम कर रहे थे, ये क्या कर रहा है नियम, अभी हमने द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बताया कि द्रव्यमान संरक्षण है क्या। अब हम बात करें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। ये क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार क्या हो रहा है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश। हम द्रव्यमान बढ़ा नहीं सकते, जितना हमने लिया है अभिकारकों में उतना ही द्रव्यमान हमें मिलेगा उत्पाद के अंदर। तो ये क्या कह रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर हम अभिकारक ले रहे हैं तो उनका द्रव्यमान हम बढ़ा नहीं सकते अभिक्रिया के दौरान, और ना ही हम उसको विनाश कर सकते हैं, यानी कि उसमें से कम नहीं कर सकते। मान लो कोई चीज हमने 5 किलोग्राम ली है और वो अगर अभिक्रिया कर रही है, तो उस अभिक्रिया के दौरान हम उस अभिक्रिया में उसको, ये नहीं है कि हमने अभिक्रिया ली 5 किलो से स्टार्ट की और बाद में हम उसको कम कर देंगे, नहीं। जो अभिक्रिया में अभिकारक हमने जितना द्रव्यमान उनका लिया है उतना ही द्रव्यमान हमें उत्पाद के अंदर मिलेगा। तो ना ही तो हम उसको पैदा कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए ये क्या कह रहा है, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जो यौगिक हमारा बना है, तत्वों के मिलने से जो यौगिक हमारा बना है, उस तत्व के अंदर ये क्या कह रहा है, रासायनिक सूत्र जो होगा उसका, जैसे हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, इसके अंदर ये क्या है कार्बन और ये क्या है ऑक्सीजन। तो इसका जो रासायनिक सूत्र बना है, ये रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। प्रतीकात्मक, इसके संघटक क्या है कार्बन और ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन का संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण है। इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनके संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तत्वों के प्रतीक। अब प्रतीक का क्या मतलब होता है, देखिए अगर हम प्रतीक की बात करें तो प्रतीक हम अगर करते हैं, प्रतीक के अंदर क्या आ जाता है हमारा, ये देखिए ये क्या है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। क्या है, पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां देखो ये क्या है हाइड्रोजन है, इस पे मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर सारी डिटेल आ गई। क्या है ये इसका, इस हाइड्रोजन का एक क्या है, ये इसका परमाणु क्रमांक है। क्या है, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो यहां जो दे रखा है, ये देखिए यहां 1 नंबर पे हीलियम है, 2 नंबर यहां 1 नंबर पे यहां हाइड्रोजन है, यहां 2 नंबर पे क्या है हीलियम है, यहां 3 नंबर पे आ गया लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन। इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये सब ये इनके प्रतीक है। कौन से, बोरोन का प्रतीक B, कार्बन का प्रतीक C,
नाइट्रोजन का प्रतीक N, ये क्या है? ये इनके प्रतीक है। इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है किसी भी रासायनिक सूत्र के अंदर। देखिए यहां अगर हम बात करें बोरोन, इस बोरोन के अंदर देखो 5 इसका परमाणु क्रमांक है, यहां 5 का परमाणु क्रमांक था, और यहां देखिए ये दे रखा है 10.81। ये क्या है? इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब परमाणु द्रव्यमान। क्या है ये? इसका द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु द्रव्यमान अलग है। और जो मैंने पिछली उसमें वीडियो में बताया था यू इसका क्या है? यू इसका क्या था? हमारा प्रतीक। किस चीज का? ये इसकी इकाई थी। किस चीज की? परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान की इकाई हमारी क्या थी? यू। अब ये क्या अगर स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सॉलिड, ठोस होता है। क्या है? बोरोन ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये इसकी सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। लेकिन हमें क्या करना? देखिए हमें लिए जरूरत अभी क्या है? परमाणु द्रव्यमान की और परमाणु क्रमांक के। हम परमाणु क्रमांक हमने देखा बोरोन 5 इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। और यहाँ क्या है? एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है? 10.81। तो ये इस प्रकार से अलग अलग है। अब यहां अगर हम बात करें किसी को भी देख लो, यहाँ क्लोरीन का एग्जांपल दे रखा है इसने। क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन इसका एटॉमिक मास, यहाँ जो ऊपर कॉर्नर में लिखा गया है ये परमाणु द्रव्यमान है, और ये क्लोरीन इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। अब परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जब परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान हमें पता नहीं होंगे तो हम इनका यौगिक जब बन रहे हैं उनको भी हम, या फिर इनका जो रेशियो है कि किस अनुपात में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे और किस अनुपात में मिलकर के उत्पाद बनाएंगे, वो चीज हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 20 से 25 एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए। 20 से 25 का मतलब जो जिस पोजीशन पे दे रखा है वो उसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। जैसे ये 9 नंबर पे है फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? 9, और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? 19। ये चीजें हमें पता होंगी तो हम जो इससे संबंधित सवाल होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, उनको भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी होगी, ये हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे दे रखा हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक क्या है इसका? 12, और परमाणु द्रव्यमान क्या है इसका? 24 है। तो ये पीरियोडिक टेबल इसके एटलीस्ट 25, पहले जो 25 है वो आपको उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। अभी आपने देखा पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या था? जितने हमारे परमाणु हैं सबके क्या है? उनके प्रतीक यानी कि किस वर्ड से उनको नोट किया गया है। तो उसमें क्या था हमारा? जैसे उसके अंदर क्या दिया था? लगभग क्या होता है? सभी परमाणुओं का पहला या पहले 2 अक्षर उनके नाम के लिए गए हैं। किसमें? IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन है जो उनका नाम उन्होंने निर्धारित किया है। तो उसके अंदर क्या आ रहा है हमारा? IUPAC नेम लिखने के लिए जैसे हमारा आ रहा है, इसमें हमने लिया था जैसे कार्बन, तो कार्बन का क्या होता है? कार्बन का पहला अक्षर C उसके अंदर हमारा ले लिया। इसी तरीके से हमारा सोडियम जैसे होता है Na। अब कहेंगे जी सोडियम में तो S आता है, लेकिन नहीं, कुछ एक जो परमाणु जहां मिले थे उनके जो प्लेस था उसके नाम के अकॉर्डिंगली ले लिए गए हैं। कुछ एक परमाणु जिन्होंने रिसर्च किया था उनके नाम के अकॉर्डिंग ले लिए गए, और बहुत से ऐसे हैं जिनका पहला अक्षर लिया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग इनके सिंबल्स दिए गए हैं। तो अब यहां हम जैसे कर रहे थे, ये कह रहा है सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। तत्वों के परमाणुओं का चिन्ह लिखा जाता है। तत्वों का परमाणु क्या है? जैसे कार्बन C, नाइट्रोजन N से लिखते हैं, ऑक्सीजन O से लिखते हैं, हाइड्रोजन H से लिखते हैं। ये क्या है? इनके प्रतीक चिन्ह हो गए। अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है। संयोजकता क्या है? संयोजकता मतलब यह है कि एक का परमाणु, एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्वों के कितने परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, वो क्या होगी? उसकी संयोजकता हो जाती है। जैसे हम लेते हैं, मान लो हमने लिया CH4 कार्बन, ये क्या है? मीथेन होता है हमारा। क्या होता है ये? मीथेन। नाउ अब मीथेन में क्या हो रहा है? ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। इसका मतलब क्या हो सकता है कि कार्बन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु जोड़े जा सकते हैं। तो कार्बन की संयोजकता क्या होगी? 4, और हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगी? 1। हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या क्या है? 1 है परमाणु क्रमांक, तो ये इसकी समता भी, संयोजकता भी 1 है। तो ये क्या हो गया हमारा?
4 और 1। अब इसके अंदर देखो, अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा था C और H, हाइड्रोजन हो गया ना, इसकी संयोजकता 4 है, इसकी संयोजकता 1 है, तो ये क्रॉस और ये इसकी जितनी संयोजकता है उतना हम ये वाला पदार्थ लेंगे, इसकी जितनी ये कार्बन की संयोजकता थी उतने हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, तो CH4 मीथेन बन गया हमारा। अब इसी तरीके से C और Cl क्लोरीन, अब इसकी संयोजकता क्या है 4 और इसकी संयोजकता क्या है 1, हम क्रॉस कर लेंगे, तो इसमें क्या आ गया हमारा C1 लेंगे और Cl 4 लेंगे, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। अब मान लो अगर हम और भी ले लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम की 1, क्लोरीन की 1, तो क्या होगा, एक ही लिया जाएगा सोडियम क्लोराइड। H2O का अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, H2O जैसे हाइड्रोजन की 1 और क्या हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन की 2, तो हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1 लेंगे और हाइड्रोजन 2 लेंगे। इस प्रकार से क्या होगा हमारा, ये इसका नियम हो जाता है। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है और दूसरा परमाणु पहले वाले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण कर लेता है, जैसा मैंने अभी इसमें आपको लिख करके बताया था। ये देखिए, हम इसमें इसका एग्जांपल आपको एक और बताते हैं जो मैंने अभी बताया था। रासायनिक सूत्र का उदाहरण क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन 1 तत्व प्रतीक, यहां देखिए तत्व का प्रतीक है, ये क्या है क्लोरीन और ये क्या है कार्बन। अब संयोजकता क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है 1, तो क्लोरीन कितने होने चाहिए 4 और कार्बन कितना होना चाहिए 1। इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये सूत्र हो गया और ये लिखा जाएगा इस प्रकार से। तो ये रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका है जो मैंने आपको अच्छी तरह बताया। आणविक द्रव्यमान, ये क्या कहता है, आणविक द्रव्यमान होता क्या है, आणविक द्रव्यमान में हम क्या है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने तत्वों के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं उनका जितना द्रव्यमान है वो उस एक अणु का द्रव्यमान कहलाएगा। यानी कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, अब इसके अंदर क्या है हमारा, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु यानी कि जिन्होंने मिलकर के उसको बनाया है उनके द्रव्यमानों का योग होता है। जितने उसके परमाणु है उसके अंदर उनका जितना द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को अगर हम जोड़ लेते हैं तो उसका टोटल जो द्रव्यमान होगा वो उसके बराबर होगा। इस प्रकार अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा, यानी कि U हमने बताया था इकाई होती है हमारी लिखने की। जब हम द्रव्यमान को लिखते हैं, मान लो हमारा 12 है तो 12 U लिखा जाएगा द्रव्यमान, ये द्रव्यमान की इकाई हो जाता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसके परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष का मतलब क्या है, सापेक्ष का मतलब है जो उसमें जिस रेशो में जुड़े हुए हैं उनका टोटल द्रव्यमान वो इसका हो जाएगा। H2 का आणविक द्रव्यमान 2 into H2, आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन H2 का आणविक द्रव्यमान क्या है, इसके अंदर क्या होता है देखिए, 2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हमने लिए हैं और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया हमारा 2 गुणा 1 बराबर 2 माइक्रोन, इसका क्या हो जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। आगे और भी हम इसके बारे में बताएंगे। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ये जो यौगिक दिए गए हैं इसमें आपको इनका आणविक द्रव्यमान निकालना है कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो वो आणविक द्रव्यमान आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने उसमें बताया था कि हाइड्रोजन के हमारे 2 थे, तो 2 हाइड्रोजन के जब हमने लिए थे तो उसका जो जैसे हाइड्रोजन के 2, तो इसमें क्या था उसका द्रव्यमान क्या था हमारा 1। मैंने अभी आपको बताया था परमाणु द्रव्यमान किसका कितना परमाणु द्रव्यमान था वो हमने इसके अंदर अभी देखा था जब हमने पीरियोडिक टेबल देखी थी। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों चीजें दी गई थी। आप उस टेबल के अंदर से इन सभी का टेबल को पढ़ोगे, याद करोगे और फिर इन जितने भी हमने दिए हैं इनका परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान लिखने की कोशिश करेंगे और लिखो और समझने की कोशिश करो जैसा मैंने अभी बताया था। उसी प्रकार से आप पीरियोडिक टेबल में देखो उनका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, किसका कितना परमाणु द्रव्यमान। यहां हमारे पास क्या है O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2, जिस प्रकार से हमने हाइड्रोजन के 2 लिए थे, यहाँ ऑक्सीजन के 2, Cl2 क्लोरीन
Cl क्या होता है? क्लोरीन होता है। CO2 के अंदर क्या दे रखा है? कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2। अब कार्बन का 1 जिसका द्रव्यमान कितना है और ऑक्सीजन के 2 जिनका द्रव्यमान कितना है, उनको टोटल करना है और फिर इनका निकालना है। आप निकाल करके देखिए मोल संकल्पना क्या होती है। देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, किसी स्पीसीज का मतलब चाहे वो परमाणु है, अणु है या फिर हमारा आयन है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा मोल संकल्पना। एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है, एक मोल में कितने परमाणु हमारे हैं, वो जो मोल संकल्पना ये है, ये क्या कह रहा है, एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। यानी कि 1 ग्राम में कितना उसका परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान होता है, वो उसके बराबर होती है। 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? 1 मोल जो होता है उसके अंदर हमारा जो कणों की संख्या है वो निश्चित होती है कि 1 मोल के अंदर इतने कण होते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कण किस परमाणु के हैं। ये संख्या हमारी फिक्स रहती है। इस संख्या को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारा क्या है, ये फिक्स होता है 6.022 into 10⁻23। दैट्स द मोल। यानी कि 1 मोल, इसके अंदर क्या है, कणों की संख्या इतनी फिक्स होगी। अब ये कण है किसके, वो हमें देखना है कि कौन सा परमाणु हमारा है, कौन सा अणु है हमारा। तो उसकी जो संख्या हम निकालेंगे वो इसके आधार पर निकलेगी हमारी। देखिए अब इसका एक एग्जांपल है, यदि कार्बन परमाणुओं का 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है। क्या कह रहा है ये? कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है। कितना है? 12 ग्राम है। तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? अभी मैंने बताया था कि वो जो संख्या है जिसे हम एवोगैड्रो नंबर बोल रहे हैं 6.022 into 10⁻23, वो क्या था हमारा? 1 मोल है। 1 मोल में अणुओं की संख्या, कणों की संख्या है। ये कह रहे हैं यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, कार्बन का परमाणु है और उसके 1 मोल का जो द्रव्यमान है यानी कि जो एटॉमिक मास है वो हमारा क्या है? 12 ग्राम है। तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हमें क्या निकालना है? 1 मोल का दे दिया, एक उसका निकालना हमें। किसका? 1 परमाणु का। अब ये कहते हैं देखो कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, अभी मैंने बताया था ये संख्या फिक्स रहती है चाहे किसी के भी हो, तो ये संख्या बदलेगी नहीं। अब कहता है कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम, जो हमें यहां दिया गया है। तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना है? 12 को, ये 12 ग्राम था हमारा, इस 12 को इससे जो हमारा नंबर दिया गया है कि 1 मोल के अंदर इतने कण होते हैं। अब हमारे पास कितना है? 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम को अगर हम इससे भाग कर देंगे तो हमारे पास 1 परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। और ये आ गया हमारा 12 को इससे डिवाइड हमने किया तो 1.9926 into 10⁻23। अभी -23 क्यों? क्योंकि देखो किसी चीज को जब हम भाग करते हैं और ये संख्या डिवाइड करने के बाद जो संख्या नीचे होती है वो अगर ऊपर जाएगी तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये 10⁻23 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर परमाणुओं की जो संख्या है हम उसको निकाल सकते हैं। आगे मोलर द्रव्यमान। अब ये कहता है मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। किसका? मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। अब 1 मोल जो कण है उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो टोटल होगा जोड़ करके वो हमारा क्या होगा? मोलर द्रव्यमान होगा। वो मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे। ये देखो यहां 10 ग्राम मोल सोडियम सल्फाइड है। क्या है हमारे पास? 10 ग्राम मोल सोडियम सल्फाइड। अब यहां क्या है? 10 ग्राम मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3। ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम सल्फाइड का, Na2SO3।
3। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि एटॉमिक मास क्या होगा इसका, वो हमें निकालना है। या देखो, 1 मोल सोडियम परमाणु का द्रव्यमान हमारा कितना होता है, 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमारा कितना है, 23 ग्राम है। 1 मोल सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हमारा, 32 ग्राम होता है। कितना होता है, 32 ग्राम। अब ये कहता है 1 मोल ऑक्सीजन, देखिए इसके अंदर क्या है, सोडियम है, इसके अंदर सोडियम के 2 परमाणु, सल्फर और ऑक्सीजन। ये हो गया ना, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, सल्फर का 1 है, सोडियम के 2 है। तो हमें देखा कि 1 मोल सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 23 ग्राम। 1 मोल सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है हमारा, 32 ग्राम। और 1 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है। अब देखो इसका टोटल निकालना है। सोडियम का कितना था, 23 ग्राम। हमारे पास कितने है इसके, 2 परमाणु है, तो 2 से गुणा कर देंगे हम। ये देखो, ठीक है। दूसरा 32 किसका था, सल्फर का। सल्फर का अकेले का 32 था, हमने बीच में 32 जोड़ दिया। अब ये 3 से गुणा कर दिया किसको, ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हमारा, 16 ग्राम। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 16 3 जा 48 हमारा आ गया। अब देखो ये जो आया 126 ग्राम, 126 ग्राम आ गया। इस 126 ग्राम को हमने 10 से गुणा किया। क्यों 10 से गुणा क्यों किया हमने, क्योंकि यहां इसने जो पूछा था वो 10 मोल सोडियम सल्फाइड का पूछा था कि 10 मोल सोडियम सल्फाइड होता है, उसका कितना होता है, तो वो इसके अंदर दिया गया। तो 10 के लिए हमने निकाल दिया, टोटल 1260 ग्राम हमारा क्या आ गया, इसका द्रव्यमान आ गया। इस प्रकार से निकालना होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जब मैंने आपको बताया था कि पूरी पीरियोडिक टेबल आप पढ़ने की कोशिश करो। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, इस पाठ में हमने पढ़ाया है। और वैज्ञानिक आपने पढ़ा हो, शायद आपका जवाब आ गया होगा, लेकिन फिर भी देखो, अगर नहीं किसी के दिमाग में आ रहा है तो वही है कि हमने इनमें से किसके बारे में पढ़ा था। इसमें रदरफोर्ड नहीं आया इस पाठ में, डाल्टन का नियम हमने इस पाठ में पढ़ा था। प्राउस्ट और बोर को हमने इस लेसन में नहीं पढ़ा है। तो हमारा इसका जवाब क्या है, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, तो डाल्टन का जो नियम हमने किया था उसके अनुसार। तो डाल्टन वो वैज्ञानिक है जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। निम्नांकित में कौन सा एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, एक परमाणु का अणु। अभी हमने पाठ में पढ़ा है, पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं इस चीज को कि एक परमाणु क्या होता है, बहु परमाणु क्या होता है। मैंने बताया था जिसका एक परमाणु हो, जो एक परमाणु के रूप में विद्यमान रहता है, वो क्या होता है, एक परमाणु। जैसे हमारा मैंने बताया था क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन। अभी हमने जो बताए थे CH4 हमने किया था कि एक कार्बन के साथ हमारे 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। कितने जुड़ते हैं, 4। तो हाइड्रोजन अकेला रहता है और कार्बन, यहां एक परमाणु क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन। क्लोरीन, अभी मैंने बताया था क्लोरीन क्या था हमारा, Cl2 के रूप में क्लोरीन रहता है। सल्फर S8, ये ऑर्गन। तो ये हमारे क्या है, एक परमाणु के रूप में। जो बहु परमाणु सल्फर क्या है, बहु परमाणु का है जिसके 8 परमाणु रहते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, हाइड्रोजन एक परमाणु के रूप में विद्यमान रहता है। एवोगैड्रो संख्या का मान क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। एवोगैड्रो जो नंबर था हमारा, वो हमने बताया था 6.022 into 10⁻23। ये हमारी एवोगैड्रो नंबर है जो कि कभी चेंज नहीं होता है। ये एक मोल के अंदर अणुओं की संख्या होती है जो हमारी है ये फिक्स। ये आपके अभ्यास के लिए है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में मिलते हैं। इस चीज को समझना, जल निर्मित करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 8 परमाणु मिलते हैं, तब जल बनता है।
3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके अंदर और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही आसान है ये। जैसे इनका रेशियो क्या हमारा 1:8 का है, तो इसको आपको सोल्व करना है। बहुत आसान है, सोल्व करके कमेंट में इसका जवाब देने की कोशिश करना। और जो पिछला पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पिछला पार्ट इसका देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक लेसन के साथ, नए लेसन के साथ आपके अपने चैनल विज्ञान का संसार पे। तब तक के लिए धन्यवाद।